नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने खासा रोल अदा किया था। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से ऐन पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में छोटे दलों को साथ लेने की होड़ दिख रही है। समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और शिवपाल यादव की पार्टी को जोड़ने के बाद गठजोड़ की राजनीति में कुछ आगे दिख रही है। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं है, अपना दल उसके साथ खड़ी है, अपना दल एस उसके साथ खड़ी है और आज लखनऊ में अमित शाह ने निषाद पार्टी के साथ साझा रैली की है। यह भी कहा जा रहा है कि और भी कुछ छोटे दलों के साथ बातचीत की जाएगी। अब कौन से ये छोटे दल हैं धीरे धीरे करके सामने आएगा, लेकिन ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो निषाद पार्टी के साथ यहाँ पर बीजेपी की रैली की है की दिखाएंगे और ये समाजवादी पार्टी की रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो दोनों जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, माना यह जा रहा है कि इस बार ये इन दोनों पार्टियों की आमने सामने की लड़ाई है और इन दोनों पार्टियों को शायद अब ये साफ नजर आ रहा है कि यहां पर प्री पोल अलायंस यानी चुनाव के पहले जो छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, उनके साथ अलग अलग उत्तर प्रदेश के इलाकों में अलायंस जो है, गठजोड़ जो है, वो फायदेमंद साबित हो सकता है और ये गठजोड़ लगातार नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने अखिलेश यादव की तस्वीरें कई छोटे दलों के नेताओं के साथ देखी, उनके गठजोड़ की खबरें सामने आई और अब हमने जो निषाद पार्टी के साथ रैली है, अमित शाह उसमें रैली कर रहे हैं, वो भी एक इसी का हिस्सा है, एक स्ट्रैटेजी का, इस रणनीति का हिस्सा है। लेकिन क्या ये मानना सही होगा कि छोटे दल जो हैं वही इस बार उत्तर प्रदेश में जीत की चाबी है? इसी पर करेंगे खास चर्चा हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ब्रिजेश शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण राजभर हैं, महासचिव हैं सुभाषपा पार्टी के, राजेश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं अपना दल एस के, और ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अरुण राजभर आपके पास आना चाहूंगी। एक वक्त में आपका बीजेपी के साथ भी गठजोड़ था, लेकिन इस बार क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शायद समाजवादी पार्टी के साथ जाने में ज्यादा फायदा है? देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे तो हम मुद्दों के साथ गए थे कि जिन मुद्दों से हमारा समाज उपेक्षित है, जिसको हम हिस्सेदारी नहीं दिला पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमसे वादा किया था कि हमारी सरकार बनाओ 2017 में और हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके हम अति पिछड़े समाज के जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, शैक्षणिक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, हम उनको हिस्सेदारी देंगे। हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है सरकार बना करके वो काम करेगी, लेकिन हम सरकार बनने के बाद जब दूसरी कैबिनेट की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गए तो उसमें इस सवाल को उठाना शुरू किया कि अब तो सरकार बन गई है, पहले कैबिनेट की बैठक हो चुकी, दूसरे कैबिनेट में इस पे प्रस्ताव लाया जाए और सदन में इस पे चर्चा कराई जाए और चर्चा करा करके अति पिछड़ों को नौकरियों में हिस्सेदारी दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी कही कि नहीं, हम आरक्षण अति पिछड़ों को नहीं देंगे, हम आप चिल्लाते रहेंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, बिल्कुल हमको आपने वादा करके आया है, आप करिए। तो इन्होंने एक राघवेंद्र कमेटी बना दिया और कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार करा करके 2018 में 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट सौंप दिया। अब उसके बाद से आज तक वह रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई। वैसे ही जैसे आज माननीय अमित शाह जी लखनऊ में आए, संजय निषाद जी से कहे कि हम आरक्षण की घोषणा करेंगे, आप समाज को बुलाओ, और समाज भी आया और झूठा वादा कर दिया कि आरक्षण की घोषणा यहां नहीं हो पाई और छल करके धोखा देकर के वापस लौटा दिया। जुमला साबित हो गया। माननीय अमित शाह जी तो जुमला बोलने में साबित एक नंबर के हैं। हमसे मऊ में कहा कि आरक्षण देंगे, आज लखनऊ में हम लोग बैठे हैं, हमको लखनऊ में भी आरक्षण नहीं मिला। तो समाज को सिर्फ धोखा मिला। आपको उम्मीद है कि समाजवादी, आपको अरुण राजभर जी, आपको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से ये जो सारे आपके साथ जो छल हुआ, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी के साथ, वो नहीं होगा और ये सारी समस्याएं जो हैं वो सुलझ जाएंगी? क्योंकि अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि छोटे दल जो हैं वो ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो पार्टियों के साथ हो नहीं पाता है, इसलिए अलग हो जाते हैं।
देखिए, हमारा सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। हम माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन किए हैं तो जातिवाद जनगणना कराने के लिए, कि उत्तर प्रदेश ने देश में जातिवाद जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक जातियों की गिनती नहीं हो पाएगी, तो उनको हम बजट कैसे ऐलान कर पाएंगे, उनको उन्नति के रास्ते पर कैसे ले जा पाएंगे। वो तो तैयार है, वो तो घरेलू बिजली का बिल माफ कराने के लिए तैयार है, वो स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य फ्री शिक्षा देने के लिए तैयार है, वो तो गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए तैयार है। जो जनता के हित में बात कर रहे हैं वो अगर तैयार है महंगाई कम करने के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं राजेश श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, राजेश श्रीवास्तव जी, यहाँ राजभर जी एक मिनट, राजेश श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी जो नेता हैं इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो पहले से उनके पास सीटें हैं, जो इलाका प्रभाव का बताया जाता है, उसके आगे भी बढ़कर और जगहों पर भी चुनाव प्रचार की बात की जा रही है, जाया जा रहा है। यहाँ पर क्या आप अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की और एक ज्यादा धमक की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ये आपको लगता है कि इस बार इन चुनावों में ये संभव होगा कि सीटें आपकी बढ़ जाएं? सबसे पहले तो आपको अपना दल इस परिवार की तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जी। ज्यादा धमक और ज्यादा सीटों की जहां तक बात है, तो राजनीतिक दल के नाते हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी संख्या बल बढ़े, हमारी ताकत बढ़े, और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जी। जैसे बाकी दल अपनी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो राजनीतिक दल होने के नाते तो ये सब तो बहुत सामान्य सी बात है। ठीक है, सामान्य सी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको ज्यादा सीटें दी जाएंगी लड़ने के लिए बीजेपी की तरफ से? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अपना दल एस की हमारी आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको कितनी सीट पे लड़नी है। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी दमदारी के साथ कर रहे हैं, और हर राजनीतिक दल होने के नाते तो सबकी यही अपेक्षा होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी ताकत बढ़ाएं। बिल्कुल, चलिए आप खुलकर कम से कम कह रहे हैं कि ये अपेक्षा है। ब्रजेश शुक्ल जी, आप लगातार देख रहे हैं वहां पर स्थिति क्या है, और जिस तरह की अलायंस गठजोड़ हम देख रहे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी का, और बहुत तेजी से गठजोड़ इनका चल रहा है। क्या इस बार ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक सर्वे आया है कि सीटों का नंबर कम हो सकता है बीजेपी का? हालांकि अभी चुनाव तक ऐसे बहुत सारे सर्वे आएंगे जिसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट एक दूसरे की बातें कही जाएंगी, लेकिन ये जो गठबंधन जो चल रहा है अलग अलग पार्टियों का, चाहे समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने का मुकाबला है इस बार, ये कहा जा रहा है, तो क्या जो अलग अलग प्रभाव क्षेत्र हैं उन सब को पक्का करके दोनों पार्टियां चलने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि लगता नहीं कि इस बार इसके अलावा कोई उपाय है। देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं उनका अपने कुछ क्षेत्रों में जरूर प्रभाव है, कुछ जिलों में प्रभाव होता है, और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यहाँ पर जो जातीय समीकरण है ये महत्वपूर्ण रखते हैं। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये जातियों में ज्यादा प्रभाव रखते हैं। जैसे राजभर समाज का ये अरुण जी बैठे हुए हैं, इनका अपना कुछ जिलों में प्रभाव है, पूर्वांचल में प्रभाव है। इसी तरह अनुप्रिया पटेल हैं, इनका पटेलों में काफी अच्छा प्रभाव है पूर्वांचल में। तो ये स्थिति रहती है, लेकिन सारा कुछ मामला ये होता है कि जो सबसे बड़ा दल है उसका माहौल क्या है, उसकी चुनावी माहौल क्या है, और उसके चुनावी समीकरण कैसे हैं। जब वो आगे चलती है और उसके पक्ष में कोई लहर होती है, उसके पक्ष में कोई माहौल होता है, तो ये जो क्षेत्रीय दल है ये अपना असर दिखा पाते हैं। वरना मैंने देखा है कई चुनाव में, मैं देख रहा हूं कि तब तक ये अपना असर नहीं दिखा पाते जब तक जो सबसे बड़ा दल है उसके पक्ष में माहौल न हो। तो ये जो है, अब ये समझौते के होते हैं। कारण क्या है कि ये समझौते एक माहौल बनाने के लिए विशेष मदद करते हैं। वोटों के लिए मदद करते ही हैं, लेकिन माहौल में इनसे बचता है, साहब इतने दल मेरे साथ लड़ रहे हैं और इसका प्रभाव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पक्ष में एक लहर है, इसीलिए इतने दल आ रहे हैं। तो ये भी एक पक्ष है इसका, और इसीलिए
ज्यादा से ज्यादा दल हैं उनको जोड़ने का प्रयास होता है। अब यहां पर ये दो के पास आ रहे हैं, या तो बीजेपी के पास क्षेत्रीय दल है या समाजवादी पार्टी के पास है। कांग्रेस की समस्या ये है कि भले उन्होंने तो कह दिया कि साहब वो नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास लोग समझौता करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कारण उन्हें लगता है कि जो सबसे बड़ा दल है उसका प्रभाव इतना नहीं है, और यही चीज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कोई समझौता किसी दल के साथ नहीं हुआ है। तो इससे साफ है कि जो सबसे बड़ा दल है उसके माहौल से सारा माहौल बनता है। क्या ब्रजेश जी, क्या ये भी समझें कि एक तरह से जो आप माहौल की बात कर रहे हैं, ये भी एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि इस बार पलड़ा हमारी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है? क्योंकि वो बार बार बात जो हो रही है वो ये कि कोविड के वक्त में क्या हुआ था, किस तरह से लोगों की सड़कों पर मौत हुई थी, और भी कई मुद्दे उठा रहे हैं। तो एक कोशिश है ये बताने की, माहौल बनाने की, कि पलड़ा ज्यादा उनकी तरफ झुका हुआ है। बिल्कुल यही है। इसलिए है कि पिछली बार बीजेपी ने कई समझौते किए थे और उन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली चुनाव में। समाजवादी पार्टी ने समझौते भी नहीं किए थे, उन्होंने उसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया था। इस बार उन्हें लगता है कि पिछली बार जो गलती हुई थी उस माहौल को बना सकते थे, तमाम नेता उनके अलग हो गए थे, तो वो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं और उस सुधार करके चुनाव मैदान में जा रहे हैं कुल मिलाकर के। तो ये है कि साहब हमारे पक्ष में ज्यादा दल आ गए हैं, हमारे पक्ष में एक लहर है इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक माहौल है इसलिए लोग उनसे अलग हो रहे हैं, ये भी साबित करने का प्रयास होता है। जी, एक आखिरी सवाल बड़ा संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी कि जिस तरह से वहां पर पीएम मोदी जो है लगातार अब नजर आ रहे हैं, जो कृषि कानून वापस हुए उनके बाद अलग अलग समारोह हो, चाहे जन संबोधन वहां पर करना हो, तो एक ये भी लगता है कि शायद उनको उतनी जरूरत नहीं है गठबंधनों की। क्या ये भी एक बताने की कोशिश है? क्योंकि अगर हम गठबंधनों की फेहरिस्त देखें तो समाजवादी पार्टी की कहीं ज्यादा लंबी है। हाँ, उनके गठबंधन इस बार उन्होंने कई ऐसे लोगों को जोड़ा है जो उनके साथ नहीं थे, और ये जो अरुण राजभर इनकी पार्टी भी उनसे जुड़ी, अन्य दल कई जुड़े हैं और वो लोग अपना कई बार रथ यात्रा लेकर प्रचार भी कराए हैं। बीजेपी के साथ ये है कि ये कुछ दल उनसे अलग हुए क्योंकि सरकार चलाने में कई नाराजगियां आई सामने। दूसरी बात यह है कि जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मैं अभी चुनावी दौरे पे गया था, कई उनका अपना प्रभाव अभी भी कायम है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते कि आपने, तो उनको उन पर भरोसा है और जो प्रभाव है उनका वो मैंने कई व्यापक स्तर पर देखा है। विशेष चलिए देखते हैं कि क्या होता है, अभी तो काफी शुरुआती है। और हमारे तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ब्रजेश शुक्ला आपका, अरुण राजभर आपका और राजेश श्रीवास्तव आपका, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अभी जो चुनावी दंगल है शुरू हो चुका है, आगे आगे और भी बहुत कुछ होगा। कहां पर क्या दांव सही बैठता है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी साथ चुनाव लड़ेगी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद इस गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी पार्टी पूरा समर्थन करेगी और हमारे उम्मीदवारों को ऐसा ही समर्थन बीजेपी से मिलेगा। देखिए, हम जो काफ़ी दिनों से हमारी बात चल रही थी बीजेपी की लीडरशिप के साथ, जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी और वही वाइस वर्सा वो हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, ये कयास लगाए भी जा रहे थे कि अमरिंदर सिंह की नई पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बारे में ये कह रहे हैं कि बाद में फैसला होगा। इस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये बात सही है कि दोनों ही पार्टियां साथ लड़ेंगी और जहां तक सीटों का सवाल है इस पर अभी चर्चा जारी है, क्योंकि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी ताकत इकट्ठा करनी है, जुटानी है।
क्योंकि उनकी नज़रें कांग्रेस के उन नेताओं पर रहेगी जिन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। तो ऐसे में वो जो नाराज लोग हैं वो कैप्टन का हाथ थाम सकते हैं। पहला फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब ये जो गठबंधन बनने जा रहा है, जिसमें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस है, बीजेपी और साथ ही सुखदेव सिंह ढींडसा की एक पार्टी है, इन तीनों ही पार्टियों में बीजेपी जो है वो सीनियर पार्टनर रहेगी। अभी तक पंजाब में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में हमेशा जूनियर पार्टनर होती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने तय किया कि वो सीनियर पार्टनर रहेगी। कम से कम 70 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। 30 से 35 पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी लड़ सकती है और बाकी 10 से 15 पर सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। सीट बाय सीट जो है उम्मीदवार का चयन वो होना है, कौन सी सीट पर किस पार्टी को चुनाव लड़ना है, ये वो सारी बातें जिन पर कि लगातार चर्चा कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के बीच हो रही है। कैप्टन अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। वो लगातार यहाँ पर बीजेपी के नेताओं से मिलते रहेंगे और उसके बाद जो सीटें हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और बाद में जो है उम्मीदवारों को लेकर के भी चयन होगा। बीजेपी की कोशिश ये है कि पंजाब का चुनाव, जो कि इस वक्त 3 शक्तियों के बीच दिखाई दे रहा था, कांग्रेस एक तरफ है, आम आदमी पार्टी है और तीसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल बीएसपी का गठबंधन है, उसको चतुर्कोणीय मुकाबला बनाया जाए। और बीजेपी की रणनीति यह है कि वो इतनी सीटें ले आए कि अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो वो किंग मेकर की भूमिका निभाए। बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। जो हिंदू बहुल शहरी इलाके हैं वहां पर पार्टी जोर लगाएगी, ग्रामीण इलाकों में और पटियाला और उसके आसपास के इलाकों में कैप्टन को जिम्मेदारी दी जाएगी और बाकी जगह पर कुछ इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में सुखदेव सिंह ढींडसा ये जिम्मेदारी संभालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। आज एक बार फिर संसद के शीतकालीन सत्र में गर्मा गर्मी देखने को मिली। विपक्ष लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदस्यगण, 1 मिनट, माननीय सदस्यगण, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी घटना घटी तो इसकी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की होगी। मैं आपका आग्रह कर रहा हूं, वरिष्ठ माननीय सदस्य कुर्सी पर हाथ लगा के नहीं बैठे। माननीय वरिष्ठ सदस्य, अगर लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, फिर मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं, लोकसभा की किसी भी प्रॉपर्टीज को डैमेज करने का प्रयास किया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। ये केरल वाले सब जानते हैं इस विषय को। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक केआर रमेश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में महिलाओं को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया। आर रमेश ने कल के बयान पर आज माफी मांगी है, लेकिन उनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। ये शर्मनाक है कि विधानसभा जो महिला को संरक्षित करने का संकल्प लेती है, उस पावन धरा पर कांग्रेस के एक नेता ने एक शर्मनाक बयान दिया है। महिला और बलात्कार के वक्त महिला को बलात्कार किस प्रकार से उसमें आनंद लेना चाहिए, ये ओछी सोच कांग्रेस पार्टी के एक नेता की इस प्रश्न को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है कि कांग्रेस का वो नेतृत्व जो बार बार उत्तर प्रदेश में ये दुहाई देता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर इतनी हिम्मत है तो पहले इस नेता को अपनी पार्टी से निष्कासित करो।